आगरा का जो एयरबेस है उसके ऊपर जब हमला हुआ The Indian Prime Minister orders the immediate mobilization of troops. तो दूर आकाश में आप देख रहे हैं कि जहाज उड़ रहा है, जहाज ने कोई डाला, बड़ा विस्फोट हुआ। मैंने फ़ोन पे परमिशन लेने की कोशिश की कि भाई सामने से दो लोग आ रहे हैं, इनको ठोकना पड़ेगा। लेकिन दुख होता है उसके बाद अगर कोई मर गया। जब युद्ध होता है तो कोई दुख नहीं होता। एक ऐसी पोस्ट थी जहाँ पे पाकिस्तान का आदमी और हमारा आदमी आमने सामने थे, तो उनका आदमी बोलता है कि तुम तो ताई से पूछ के फायर करोगे। ताई कौन? ताई इंदिरा गांधी को ताई बोलते थे। हेलो सर। हाय। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज इस शो पर आने के लिए। तो सर मैं एकदम शुरुआत से जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि इतने सारे जॉब प्रोफेशंस में आपने आर्मी में जाना ही क्यों चुना? दरअसल मैं हमारे परिवार का थोड़ा सा सेना से संबंध था। बहुत साल पहले जब औरंगजेब मथुरा को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उस समय हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो उसका हिस्सा थे, उस लड़ाई का। बहुत सारे लोग मारे गए और हमारे एंसेस्टर्स दे सर्वाइव द बैटल। तो उसके बाद में हम लोग वृंदावन में ही रहने लगे और उस समय पे कुछ जगह से मूर्तियां उठाकर सेफ जगह भेज दी गई। जयपुर में एक मूर्ति रह गई गोविंद देव जी की, एक मूर्ति करौली गई, एक श्रीनाथ जी गई। इन तीनों जगह जो यमुना जल है रोजाना जाता था, वो भेजने का काम हमारा परिवार करता था। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़े कुछ लोग हमारे पास में होते थे हमेशा से, जो साथ में उसको एस्कॉर्ट करते थे। कुछ घुड़सवार होते थे, कुछ पैदल लोग होते थे हथियारों के साथ। तो ये काम बहुत समय तक हमारे परिवार ने किया। ये तो पुरानी बात है। और जो नई बात है वो ये कि 1971 की जो लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। मैं शायद रहा हूँगा 8-8.5 साल का। ओके। तो आगरा का जो एयरबेस है उसके ऊपर जब हमला हुआ, वो हमला मैंने खुद देखा। वो हम अपने फार्म पर थे, गेहूं के खेतों में पानी लग रहा था, तो हम साथ में चले जाते थे जब भी कुछ काम हो रहा है। वृंदावन में थे आप? मैं वृंदावन में था, परंतु और पूरा का पूरा एकदम ब्लैकआउट होता था, कोई लाइट नहीं होती थी। तो दूर आकाश में आप देख रहे हैं कि जहाज उड़ रहा है, जहाज ने कोई डाला, बड़ा विस्फोट हुआ। दूसरी तरफ से और जहाज उड़े, क्योंकि जो आगरा का एयरबेस थे वहाँ से भी जहाज एक्टिवेट हो गए। ओके। तो हमने उनकी वो डॉग फाइट, उनका बम गिराना वगैरह दूर से देखा। ऐसे लग रहा था जैसे आतिशबाजी चल रही है। वृंदावन से आगरा में होने वाला युद्ध दिख रहा था? हाँ, आपको दिख रहा है क्योंकि आकाश में है ना। हाँ। और पूरा ब्लैकआउट है। हाँ। तो दिख रहा है वहां से। और क्योंकि वो आगरा के बेस के ऊपर नहीं पहुंच पाए, उन्हें गलती से वो जो बम थे वो सड़क के ऊपर डाल दिए। ठीक है। तो आगरा से बहुत पहले ही उन्हें जो अपने बम थे डाल दिए। तो वो देखकर एक छोटे बच्चे के मन में बड़ा एक्साइटमेंट होता है। और 71 की लड़ाई हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से जीती। पाकिस्तान को एकदम जो बोलते हैं ना, अच्छी तरह से पिटाई की, अच्छे से ठोका। तो वो बड़ा एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटिंग फेज था। और पूरे देश में बहुत जोश था, बहुत बड़ी विजय थी। तो ऐसे माहौल में 72 अप्रैल में मैंने सैनिक स्कूल था नैनीताल में, वो मैंने ज्वाइन किया। जोश किस चीज़ का था? मतलब पाकिस्तान की आर्मी इंडिया में इतना अंदर तक घुसाई? हाँ, अब जब युद्ध हुआ, हाँ, और युद्ध में भारत बहुत अच्छे तरीके से, वेरी डिसाइसिवली वी वन। करीब 90,000 उनके कैदी पकड़े गए थे। उनका जो बांग्लादेश का जो चीफ था, आर्मी कमांडर जो था बांग्लादेश में जो ऑपरेट कर रहा था उस टाइम पे, ईस्ट बंगाल बोलते थे, उसको आपने कैद कर लिया। इतने सारे लोग आपने कैद कर लिए, दुनिया भर के तोप, टैंक, गोला बारूद आपने कैप्चर किया। बहुत बड़ी वजह थी। हाँ जी। इतनी बड़ी वजह शायद पूरे विश्व में उसके बाद में नहीं हुई है। तो नेचुरली जो देश है उसमें बहुत उत्साह होता है।
जो नई जनरेशन है, बच्चे होते हैं, वो सब चाहते हैं कि मैं फ़ौज में जाऊं, क्योंकि आपको फ़ख्र है अपनी फ़ौज के ऊपर, आपको बहुत गुमान है। तो उसी की वजह से हमें भी बहुत जज्बा था। हमने कहा भैया हम तो अभी जाएंगे, सेना में ही जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए अब मैं 8.5-9 साल का बच्चा था, तो मैं उसी टाइम पे मैं सैनिक स्कूल में चला गया। यही और सोच के कि आर्मी में जाना है। हाँ, यही सोच के कि मेरे को सेना में जाना है। 8.5 साल के थे तब आप? हाँ, ठीक है। और वहाँ पे मैं पढ़ा 5वीं क्लास से लेके 11वीं क्लास तक। और फिर एनडीए का एक एग्ज़ाम होता है, इट्स ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वो पास किया, उसके थ्रू आई जॉइन नेशनल डिफेंस एकेडमी, एंड आई जॉइन नेशनल डिफेंस एकेडमी एज एन एयरफोर्स कैडेट। बट उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। चौथे सेमेस्टर के बाद में आप बदली कर सकते हैं, ठीक। आर्मी से एयरफोर्स टू आर्मी और नेवी, एनीथिंग। ओके। वो डिपेंड करता है कि कितने कैडेट आर्मी से एयरफोर्स में जा रहे हैं, कितने एयरफोर्स से आर्मी आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने फिर एयरफोर्स से आर्मी में आने का विचार बनाया। ठीक है। एंड दैट्स हाउ आई वेंट ऑन टू जॉइन इंडियन मिलिट्री एकेडमी आफ्टर 3 years एंड बिकेम एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। आपने ज्वाइन किस रैंक पे किया था? मैंने सेकंड लेफ्टिनेंट। सेकंड लेफ्टिनेंट, वो रैंक अभी हमारी इंडियन आर्मी में नहीं है। नहीं, पहले सबसे पहली रैंक ऑफिसर की होती थी सेकंड लेफ्टिनेंट। ओके। उसके बाद में लेफ्टिनेंट। सेकंड लेफ्टिनेंट आप 2 साल तक रहते थे। 2 साल के बाद में आप लेफ्टिनेंट बनते थे। 6 साल में आप कैप्टन बनते थे, और 13 साल में आप मेजर बनते थे। मेजर के बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक होती थी, वो सिलेक्शन ग्रेड होती थी। इसका मतलब आपका परफॉर्मेंस पिछले 13 साल का असेस किया जाएगा। उसके बेसिस पे करीब 30%, 35% लोग, 40%, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज दे हैड, वो लेफ्टिनेंट कर्नल बनते थे। अच्छा, अभी हम देखते हैं अक्सर मूवीज़ वगैरह में भी, जो हमने बात भी की थी, कि जनरल, कैप्टन, सूबेदार, अक्सर ये सब पोस्ट सुनाई देते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल जैसी पोस्ट कभी सुनाई नहीं देते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, और एक्चुअल में आर्मी में हायरार्की क्या होती है पोजीशंस की? क्या स्ट्रक्चर होता है रैंक का? देखिए, आर्मी में जो जवान है वो भर्ती होता है करीब 16 साल पे। 16 इज द मिनिमम एज एट विच एनी इंडिविजुअल कैन गेट रिक्रूटेड इन द आर्मी। किसी भी रैंक पे या सिपाही? सिपाही। और आपको यंग आर्मी चाहिए, हम्म। क्योंकि बैटल में जाने के लिए यू हैव टू बी फिजिकली एब्सोल्युटली फिट। ठीक है। अगर आर्मी का, इसलिए 17 से 19 साल के बीच में 70% लोग आर्मी छोड़ देते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑल वैकेंसी बेस्ड। एक समय के बाद में अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपको सेना से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सीनियर पोस्ट है वो कम है, जूनियर पोस्ट ज़्यादा है। क्योंकि जूनियर पोस्ट आपको यंग आर्मी चाहिए, तो आपको यंग सिपाही चाहिए, जवान चाहिए, यंग हवलदार चाहिए, यंग सूबेदार, नायब सूबेदार चाहिए। जब ऑफिसर का कैडर आप देखते हैं, वो भी 20 साल 21 साल में ऑफिसर बन जाता है, तो आपको यंग ऑफिसर चाहिए बैटल के लिए। तो इसलिए ज़्यादातर आर्मी, मेजॉरिटी, अगर हमारी सेना जो 13 लाख थी अब शायद 11 लाख है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ ऑफिसर्स एंड जूनियर कमीशन ऑफिसर्स एंड जवान्स, वो इस यंग एज ब्रैकेट के होते हैं। तो ऑफिसर्स नहीं जाते हैं क्या कभी वॉर पे, या फिर वॉर के सिचुएशन में? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पहले मैं बताऊं आपको, हायरार्की बता देता हूं, फिर हायरार्की के बाद में फिर ये आसान हो जाएगा समझना। तो एक जवान की जो भर्ती होता है उसकी हायरार्की है। आप पहले जवान ज्वाइन करते हैं जैसे सिपाही, उसके बाद में आपको एक प्रमोशन मिलता है, उसको बोलते हैं लांस नायक। ठीक है। तीसरा प्रमोशन है नायक। ओके। चौथा प्रमोशन है हवलदार। पांचवा है नायब सूबेदार। ठीक है। छठा है सूबेदार। ओके। सातवां है सूबेदार मेजर। और उसके बाद में फिर 2 ऑनररी रैंक है। ये क्या क्या है? एक है ऑनररी लेफ्टिनेंट और एक है ऑनररी कैप्टन। ऑनरी मतलब?
ऑनररी का मतलब है कि आपको रिटायरमेंट के पहले बिकॉज ऑफ योर वेरी गुड सर्विस, एक्सेप्शनल, आई मीन ऑर्डर सर्विस ऑफ अ exceptional good order, good military discipline, behavior and conduct and how you have done in the army, उसके बेसिस पे थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कुछ लोगों को आप ऑनरी की रैंक देते हैं। ठीक है। तो जब आपको ऑनरी रैंक मिल जाती है उसके बाद में आपको लेफ्टिनेंट की और कैप्टन की, डिपेंडिंग ऑन क्या आपको ऑनरी रैंक मिली है, उसकी तनख्वाह मिलने लगती है और उसी की आपको पेंशन मिलेगी। ओके। But you continue to be in the rank of a junior commissioned officer ठीक है। with perks of a lieutenant, हम्म। I mean salary of a lieutenant or a captain. ठीक है। दूसरी ओर जो अफसर है वो पहले सेकंड लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करते थे, अभी लेफ्टिनेंट से करते हैं। एक चीज़ मैं इसमें पूछना चाहूँगा कि अगर किसी ने एज अ सिपाही ज्वाइन किया है तो क्या वो कभी लेफ्टिनेंट या फिर लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बन पाएगा? बन पाएगा, वो ऑप्शन है। जब आप सिपाही के थ्रू आप ज्वाइन करते हैं तो एक एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें कुछ लोग पास होते हैं। जो लोग पास हो जाते हैं उनका इंटरव्यू वगैरह होता है। जो ऑफिसर का सिलेक्शन का प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है उनके लिए भी। ठीक है। और उसके बाद में दे गो टू अ इंस्टीट्यूशन कॉल्ड आर्मी कैडेट कॉलेज। ठीक है। वहाँ उनकी फिर ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि क्या ऑफिसर्स भी कभी वॉर पे जाते हैं? हाँ, ऑफिसर्स 100% वॉर पे जाते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि ऑफिसर्स की एज काफ़ी ज़्यादा होती है, मे बी 40+ अक्सर। नहीं, ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं है। जो सेकंड लेफ्टिनेंट है उसकी उम्र 20 साल है, 21 साल है। अच्छा, तो डायरेक्ट जिन्होंने ज्वाइन किया है। जो डायरेक्ट किया है वो 20-21 साल है। और जो कैप्टन है उसकी उम्र 26-27 साल है। आजकल 5 साल में कैप्टन बन जाते हैं, तो उसकी 26-27 इतनी साल है। ठीक है। जो मेजर है वो 13 साल में, उसके बाद में मेजर, हाँ, इट इज लेफ्टिनेंट, देन आफ्टर 2 or 3 years he becomes a captain, ओके। then at 6 years he becomes a major, and at 13 years he becomes a lieutenant colonel. तो लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो उसकी उम्र क्या है, 33-34 ईयर्स है। ठीक है। आदमी की पीक फिटनेस जो है बिल्कुल ऑप्टिमम हाईएस्ट लेवल जो होती है वो 35 पे होती है, तो तब तक है। और उसके बाद जो ऑफिसर्स होते हैं वो? उसके बाद में 35 के बाद में फिर एक सिलेक्शन बोर्ड होता है। उसमें वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है, कभी 40%, कभी 35% लोग कर्नल बनते हैं। तो आप देखिए सिर्फ 35%, और उसके बाद में उसमें से भी बहुत स्मॉल परसेंटेज ब्रिगेडियर बनेगी, उसके ऊपर ब्रिगेडियर होता है। ठीक है। उसके बाद में ब्रिगेडियर से मेजर जनरल होता है और छोटा परसेंटेज, मेजर जनरल के बाद में लेफ्टिनेंट जनरल है, अगेन ए वेरी स्मॉल परसेंटेज, एंड उसके बाद में एक जनरल होता है जो एक ही होता है। तो हमारा पिरामिड बहुत स्टीप है। एक जनरल है, बहुत थोड़े से लिमिटेड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 50-60 होंगे, और उसके नीचे फिर मेजर जनरल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं। आर्मी में ऐसा भी होता है क्या कि रेगुलर कुछ फिटनेस टेस्ट वगैरह या नहीं? जैसे पुलिस में तो मैंने अभी देखा है कि होने शुरू हुआ है, आर्मी में भी ऐसा होता है? आर्मी में हमेशा से फिजिकल टेस्ट रहा है, और टेस्ट एक ऑफिसर एक जवान के लिए बिल्कुल सेम है। मेरे को याद है, मैं एक बार एथलेटिक्स हो रही थी, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था, उम्र 21 साल। वो मैं स्प्रिंटर था, तो मैं 100 मीटर 11 सेकंड में दौड़ता था। 11 सेकंड अच्छा टाइम होता था। इंडियन रिकॉर्ड वाज हम 10.6 or 7। तो वो रेस हुई, उसमें मैं फर्स्ट आया। तो जो जवान थे उन्होंने कहा, नहीं कैसे हो सकता है, अफसर कैसे फर्स्ट आ सकता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? अब परिवार है ना। हाँ। परिवारों में नया आया था। हाँ। तो यूनिट में पहले से ही अकम्पलिश्ड एथलीट थे, वो पिछले 2 साल से 3 साल से 100 मीटर में फर्स्ट आ रहा था। उसने कहा, यार ये नया बच्चा कहाँ से आ गया, 21 ईयर्स यू आर वेरी यंग यार। तो मेरे को बोला, भाई क्या आप दोबारा दौड़ेंगे, क्योंकि विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा दोबारा दौड़ूंगा, पर मेरे को घंटे भर का टाइम दे दो थोड़ा, लेट मी यू हैव टू लिम्बर डाउन एंड देन वार्म अप अगेन, तो थोड़ा समय चाहिए। तो फिर दोबारा दौड़ा मैं।
So first time if I came first by 1 foot or 2 feet, second time I came first by maybe 1 meter or 2 meters. उससे भी ज़्यादा, पहली बार से भी ज़्यादा। हाँ, because I also run with very vengeance. इनफैक्ट ऑफिसर को ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि आपको अपने जवान से ज़्यादा फिट रहना है। और जो सिपाही होता है वो अपने ऑफिसर को देखकर ही मोटिवेटेड फील करता है कि हाँ रोल मॉडल के तौर पे देखता है। हाँ एकदम। तो इसलिए अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑफिसर्स टू बी वेरी फिट। नहीं तो जवान आपकी शायद उतनी इज्जत नहीं करे। वो देखेगा कि मेरा ऑफिसर फिट है तो उसको विश्वास है कि अगर कभी हम बैटल में जाएंगे तो ये आदमी बिल्कुल हमारे साथ चलेगा। जैसे बैटल के या फिर किसी ऑपरेशन के टाइम पे प्रोटोकॉल्स किस किस तरह के होते हैं कि ऑफिसर को किस तरह से पूरे ऑपरेशन को लीड करना है और बाकी लोगों को किस तरह से काम करना है? देखो बटालियन लेवल पे बटालियन इज कमांडेड बाय अ कर्नल। ओके। तो कर्नल जो है एक बटालियन में है जिसमें करीब 700-800 लोग होते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सी रेजिमेंट की है। वो फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। ठीक है। उसके नीचे कंपनी कमांडर या स्क्वाड्रन कमांडर होते हैं जो लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक के होते हैं। उनके नीचे फिर प्लाटून या ट्रुप्स होते हैं और उसके नीचे फिर और जवान होते हैं। तो आप कभी गए किसी ऐसे ऑपरेशन पे कभी? मैं एक इंटरेस्टिंग एक वो मैं आपको बता सकता हूँ। एक 4th या 5th पे कमीशन था जिसका एक डेमोन्स्ट्रेशन था। उसके पहले मैं बताऊं कि 71 के बाद में क्लासिकल बैटल नहीं हुआ है। क्लासिकल बैटल मतलब जब ओपन वॉर होता है दोनों साइड से जो होता है वो नहीं हुआ है। ठीक है। 99 में जो कारगिल के दौरान हुआ था वहाँ पे पाकिस्तान ने हमारी हाइट्स कैप्चर कर ली थी और बहुत मुश्किल बैटल था। और वो मैं उसको एकदम क्लासिकल बैटल नहीं बोलूँगा। ऐसा क्यों? क्लासिकल बैटल में एयरफोर्स बहुत काम में आती है। कारगिल वॉर को क्लासिकल बैटल नहीं बोला जा सकता ऐसा? हाँ क्लासिकल क्योंकि एक तो पूरे फ्रंट पे नहीं था। ठीक है। एक बहुत छोटे से एरिया में था। हाँ। और हमें प्रिपरेशन का समय हमारे पास में बिल्कुल नहीं था। जीरो था। तो क्लासिकल बैटल 71 वाला था जिसमें आपके पास पूरा समय था। आपने पूरे प्लान बनाए थे, लंबे टाइम तक प्लान बनाए थे। आपके पास में वेपन्स एमुनिशन पूरी तैयारी थी। आपने कोई भी कंटिजेंसी थी उसके लिए आपने ऑल्टरनेटिव सोचे हुए थे। तो वो क्लासिकल बैटल है। इंडियन एयरफोर्स को पता था क्या करना है, नेवी को पता था क्या करना है, कहाँ से किसको रोकना है, कहाँ से इंटर थिएटर अगर लोगों को ट्रुप्स को मूव करना है ईस्टर्न थिएटर से वेस्टर्न थिएटर पे, क्योंकि दोनों थिएटर पे लड़ाई हो रही थी। बांग्लादेश में भी, ईस्ट बंगाल में भी हो रही थी और वेस्टर्न बॉर्डर पे भी हो रही थी। तो अगर आपने फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, उस सबका सारा प्लान सोचा हुआ था। कारगिल के टाइम पे ये नहीं था। कारगिल के टाइम पे तो एक ये सरप्राइज था इंडियन आर्मी के लिए। वहां से अटैक हो गया था अचानक से? नहीं, अटैक नहीं हुआ था। क्या होता है कि बहुत सारी पोस्ट हैं जो विंटर के टाइम पे खाली कर दी जाती हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो जो पोस्ट हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ती है 12-12, 14-14 फुट, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कम्युनिकेशन के तार आपके टूट गए, जो आपने कोई शेल्टर्स बना रखे हैं वो टूट गए। अगर आप वहाँ रह भी रहे हैं तो आपको वहाँ मेंटेन कैसे किया जाए, सामान रसद कैसे पहुँचाई जाए। हेलीकॉप्टर का सोचे तो ऐसा टाइम होता है जब हेलीकॉप्टर भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। तो और उसको बाय ऑब्जर्वेशन आप डोमिनेट करते हैं। तो उसके लिए हेलीकॉप्टर की शॉर्टेज आती है, वहाँ से आप देखते रहते हैं कि भाई सब ठीक ठाक है नहीं, या आपकी पेट्रोल्स आप भेज देते हो बीच बीच में, वो देख के आ जाती है जहाँ जहाँ जा सकते हैं। तो उस टाइम पे यह सिस्टम था। तो जो पोस्ट हमने खाली कर दी उनमें आके पाकिस्तानी बैठ गए। जब बर्फ मेल्ट होने लगी उस टाइम पे, तो हम लोग पहुंचे, उसके पहले वो जाके बैठ गए। और जब तक हमें पता लगा वो काफ़ी देर हो चुकी थी। तो दे वर वेल एस्टैब्लिश्ड ओवर देयर। सो इट केम एज अ सरप्राइज टू अस।
अच्छा, अभी जैसे हम हाई टेम्परेचर्स की बात करें तो मैंने सुना है सियाचिन ग्लेशियर पे जो फ़ौजी बैठे हैं, वहाँ पे लाइफ़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सर्वाइवल किस तरह से होता है वहाँ पे? सर्वाइवल के लिए देखो, एक तो वहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, हुँ, टेम्परेचर है वही लो। हुँ, तो आप समझ लें जैसे आप पत्थर की सिल्ली है उसके ऊपर सो रहे हैं, हुँ, पत्थर की सिल्ली के ऊपर ही आप चल रहे हैं। हुँ, पत्थर नहीं, सॉरी, बर्फ की हुँ, बर्फ की सिल्ली के ऊपर आप सो रहे हैं, बर्फ की सिल्ली के ऊपर ही चल रहे हैं। सब हुँ, कुछ बर्फ के ऊपर हो रहा है। हुँ, तो वहाँ पे शेल्टर्स बनाए हुए हैं। हुँ। तो आप समझें कि जो कील गाड़ी गई है शेल्टर में या कुछ किया गया है, वो बर्फ के अंदर ही डाली गई है। अच्छा, पर टेम्परेचर इतने लो है कि वो सब एकदम फर्म पिघलेगा रहता कभी नहीं। है। जी हाँ। और कुछ हमारे पास में इक्विपमेंट होता है, जैसे बुखारियाँ होती हैं हुँ, जो केरोसिन से चलती हैं। आजकल और तरह की भी चीज़ें आ गई हैं जो, सो द होल एम इज़ कि उस जगह को, शेल्टर को गर्म रखा जाता है। गरम किस तरह से रखते हैं? ये बुखारी जो हुँ, केरोसिन से चलती है। सिलेंडर्स वगैरह नहीं होते? नहीं, सिलेंडर नहीं वहाँ चल सकता। तो केरोसिन आप समझिए एक एक बूंद टपकता रहेगा और वो नीचे गिर रहा है, वहाँ एक बर्नर है, वो जलता रहेगा। तो उससे जो हीट पैदा हो रही है, उससे एक छोटा जो शेल्टर है, आप समझ लीजिए 8 फुट बाय 8 फुट का या 8 फुट बाय हुँ, 4 फुट का, वो गर्म रहेगा। और सिलेंडर क्यों नहीं उसके यूज़ हो अंदर सकता? सिलेंडर में जो, उसमें दो गैस होती है ना सिलेंडर के हाँ, अंदर। एक प्रोपेन होती है और तो एलपीजी होती है। हाँ, एलपीजी में दो गैसेस होती हैं। आई एम हुँ, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द अदर गैस। हुँ, तो प्रोपेन तो जल सकती है, हुँ, जो दूसरे वाली है वो नीचे रह जाती है। आपने देखा हुँ, होगा विंटर्स में हुँ, हुँ, हुँ। गैस सिलेंडर उसको हिलाना बंद हो पड़ता गया। है। हाँ, और नीचे गैस है, उसमें वजन है। हुँ, फिर कुछ लोग उसको पानी में डाल देते हैं या कुछ गर्म पानी में डाल देते हैं, फिर वो जलने लगता है। हुँ। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे एलपीजी कामयाब नहीं है। अच्छा, तो एक चीज़ मैंने देखी है कि आर्मी में ना इक्वालिटी ऐसा बोलते हैं कि इक्वालिटी सभी के बीच में है, चाहे वो रैंक किसी भी रैंक पे हो, बड़े ऑफिसर्स की इज़्ज़त बहुत है, लेकिन इक्वालिटी है सभी लोगों में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। और दूसरी चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे दादाजी भी आर्मी में ही थे, तो एक चीज़ जो मैं देखता हूँ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। हुँ? टाइम से उठना और जो चीज़ें जिस समय पे होनी है वो चीज़ें होना, तो इसका रीज़न क्या है? इंडियन आर्मी इतनी डिसिप्लिन्ड कैसे है जबकि बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं हो पाए अभी तक? यार जो टाइम है ना, एक फौजी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हुँ, क्योंकि जो ट्रेनिंग के दौरान जब आपको इतने बजे पीटी होगी, इतने बजे स्विमिंग होगी, इतने बजे हुँ, फलानी चीज़ होगी, तो हुँ, यू आर बाउंड बाय टाइम। हुँ, और जब और एडवांस ट्रेनिंग होती है तो बैटल में, जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था क्लासिकल बैटल, हुँ, तो क्लासिकल बैटल बैटल में अगर मैंने एक एरिया को कैप्चर करना है, भारतीय सेना ने, तो प्लान के मुताबिक क्लासिकल वे में पहले इंडियन एयरफोर्स के जहाज आएंगे, हुँ, उस जगह को बम्बार्ड करके जाएंगे। ठीक है। जब उसका थोड़ा वो डिस्ट्रॉय हो गया, हुँ, डिस्ट्रक्शन हो गया कुछ, हुँ, उसके बाद में जो लंबी रेंज वाली तोपें हैं वो फायर करेंगी। ठीक है। जब वो फायर कर रही हैं तब जो पैदल सेना है वो आगे बढ़ रही है। हुँ, फिर लंबी रेंज वाली जो तोपें हैं वो रुक जाएंगी, छोटी रेंज वाली फायर करना शुरू करेंगी। ठीक है। तो जब उसके शार्पनल उड़ते हैं, हुँ, वो लंबी रेंज के ज़्यादा उड़ते हैं हुँ, क्योंकि गोला भारी होता है। ठीक है। छोटे वाली होती है उसके कम उड़ते थोड़ा हैं। कम उड़ते हैं। हुँ, और उसके बाद में जो पैदल सेना की जो मोटर्स होती है वो फायर करना शुरू करती हैं। हुँ, तो हर एक चीज़ वेल टाइम्ड होता है हुँ, कि जहाज आए, इतने बजे आएगा और 2 मिनट में फायर करके जाएगा, बम्बार्ड करके जाएगा। उसके 30 सेकंड के बाद में तोप खुल जाएंगी, हुँ। वो इतने राउंड फायर करेंगी, इस टारगेट पे इतने इतने राउंड मतलब फायर करेंगी। इस हिसाब से तो एक अटैक मुश्किल से मुश्किल 5, 7, 10 मिनट का ही होता होगा, नहीं 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 नहीं। इससे ये ज़्यादा? मैं सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण के हाँ, तौर पे आपको हाँ। बता रहा हूँ। हुँ, तो सिस्टम है कि इंटरमिटेंट फायरिंग होगी या लगातार फायरिंग होगी, हुँ, 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 कौन से टारगेट पे कितने गोले दागे जाएंगे, वो सब है। तो इसलिए टाइम बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अपना ही नुकसान नहीं हो जाए। हुँ, अपनी जो पैदल सेना जा रही है कहीं उसी के ऊपर ही अपने बॉम्ब गिर जाए। तो टाइमिंग
बहुत ज़रूरी है। और यही तरीका है जब टैंक का बैटल होता है, उसमें भी यही तरीका है हम्म, कि टैंक कितने बजे आएंगे, इंडियन एयरफोर्स कितने बजे कब से कब तक फायर करेगी। हम्म। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं अक्सर सोचता हूँ कि जो बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर्स पे जहाँ पे आर्मी पोस्टेड पोस्टेड होती है, तो वो बॉर्डर्स पे कितनी दूरी पे, इस साइड से कितनी दूरी पे पोस्टेड होती है आर्मी, और वहाँ पे कितनी दूरी पे होती है? देखो, मैं जब सेकंड लेफ्टिनेंट था हम्म, और मैं 15 जाट के साथ में था नौशेरा सेक्टर में, लाम वैली में। हम्म, वहाँ पे एक ऐसी पोस्ट थी जहाँ पे पाकिस्तान का आदमी और हमारा आदमी आमने सामने थे, हम्म। आपस में बात भी कर लेते थे, अच्छा। तो इतने नज़दीक थे। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको आदमी नज़र नहीं आता। मैं एक और पोस्ट पे था, एक उसी दौरान बीच में एक नाला जाता था। हम्म, हम लोग नाले से करीब होंगे 600-700 मीटर दूर, हम्म, और पाकिस्तान वाले होंगे दूसरी तरफ 700-800 मीटर दूर। तो आप हम्म, समझ लिए करीब 1 किलोमीटर का फासला था। हम्म। तो जो कैसे आप बता रहे थे, अब बातचीत हो जाती थी, तो अक्सर क्या किस तरह की बातें होती थी? बातचीत, जो हमारे जवान जो वहाँ पे हम्म, होते थे, तो कई बार एक मेरे को बहुत अच्छा किस्सा याद है। हम्म, पाकिस्तान के जो अफसर हैं वो अपने जवानों के साथ में हमेशा नहीं रहते थे, वो कभी कभी आते थे। ठीक है। तो जब उनका अफसर आता था तो इधर से हमें दिख जाता था कि कुछ ज़्यादा तैयारी हो रही है, साफ़ सफाई चल रही है, हम्म, झंडे वगैरह लगाए जा रहे हैं। हम्म, तो समझ जाते थे कि उनका कोई अफसर आ गया है। हम्म, अगले दिन उनका अफसर आया और शिकार कर रहा था। हम्म, शिकार में वो मोर मार रहा था। हम्म। तो मोर भी ऐसे थे कि जब देखा शिकारी आ गया तो उड़ के हिंदुस्तान में आ जाते थे, बाकी टाइम पे पाकिस्तान में दाना चुगने जाते थे। हम्म, तो हमारे जवान ने बोला कि साहब, इस मोर को मत मारो, हम्म। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हाँ, तो उनका आदमी बोलता है कि बेटा, हम तो मोर मारेंगे, हाँ, तुम्हें जो करना है कर लो, हाँ, तुम लोग तो फायर करोगे नहीं, हाँ। तुम तो ताई से पूछ के फायर करोगे। ताई कौन? ताई, इंदिरा गांधी को ताई बोलते थे क्योंकि उधर भी अच्छा। जाट ट्रुप्स थे। हाँ। तो वो उनकी और हमारी भाषा एक जैसी है। हम्म, तो ऐसी बातचीतें आपस में होती हम्म। रहती थी। कभी लड़ाई झगड़ा या फिर ऐसा गुस्से वाली बातें भी हो जाती होंगी, हंसी मजाक हाँ, की? वो भी हो जाती थी, हम्म, वो भी हो जाती थी। पर ज़्यादातर इसी तरह की हम्म, बातें होती थी। एक बार एक पोस्ट थी, अशोक पोस्ट। हम्म। तो वहाँ एक बहुत पुराना एक संगड़ बना हुआ था। तो संगड़ है मतलब पत्थर का एक मोर्चा बना रखा है, ठीक है। सीमेंट और उसमें कुछ कंक्रीट वगैरह कुछ नहीं है, पत्थर ही पत्थर है। हम्म, वो टूटा फूटा पड़ा था। हम्म, तो मैं नया सेकंड लेफ्टिनेंट था, मैंने कहा इसको ठीक करो। हम्म, तो उनको परेशानी हुई पाकिस्तानियों को। हम्म, तो उन्हें हमारे उसको सेंट्री को बोला कि लगता है कोई नया अफसर आया है तुम्हारे यहाँ। हम्म, तो बोला हाँ नया है, तो क्या हो हम्म, गया। हम्म। बोला उनको बोलो जरा जोश में कम आए, ये संकट बनाना बंद कर दो। हाँ। तो इस तरह की बातचीतें आपस में कभी कभी हो जाया करती थी। ओके। और कुछ जगह यहाँ पे जब अच्छा माहौल हो तो वो हम्म। मिठाई दे देंगे कि भाई अच्छा, होली है, दिवाली है, आप मिठाई खाओ। उस तरीके की भी चीज़ें हैं, इस तरह मैंने का कभी नहीं व्यवहार रहता है देखी। बॉर्डर पे? जी। इस तरह का व्यवहार रहता है बॉर्डर हाँ पे? हाँ, कहीं कहीं, मैंने हम्म, कभी नहीं देखी। हम्म, इस तरह का व्यवहार ज़्यादातर जहाँ बीएसएफ की पोस्ट हैं, जहाँ आपस में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहाँ पे ये भी होता है। हम्म। अब बाकी किस तरह का रहता है बॉर्डर का माहौल वहाँ पे? रहता है कि हमेशा मन में एक फौजी के मन में ऐसा चलता रहता हो कि किसी भी टाइम वॉर हो सकती है, या फिर एक ऐसा रिस्क तो रहता ही है देखो, ना? जो फियर है ना, डर, वो हम्म, हर एक को डर लगता है। हम्म, पर ये नेचुरल है। पर हमें हमें ये बात सिखाई जाती है हम्म, कि डर सबको लगता है। हम्म। तो इसका मतलब डरना कोई शर्मनाक बात नहीं है, और जब गोलियां शर्म चल नहीं रही आनी होती है, हर चाहिए। कोई डरता है। हाँ, हर एक कोई डरता है। पर एक अच्छे अफसर को अपने हम्म, डर को काबू में करना होगा, हम्म, तभी बाकी लोगों को लीड कर सकता है। अगर हम्म, वही डर गया तो बाकी लोग क्या वो लीड करेगा। तो आपको डर लग रहा है, एक सेकंड के लिए आपको डर लगा, पर आपको याद है कि नहीं नहीं, मेरे डरने से काम नहीं चलेगा, मेरे हम्म, को तो बहादुरी से डरना है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हम्म, तो एक क्षण के लिए आपके दिमाग में आएगा ही आएगा
जब आप एकदम शांति वाले टाइम से लड़ाई वाले मोमेंट में जाते हो उस टाइम पे। और जब एक बार आप शुरू हो गए फिर तो कोई फिर डर नहीं फिर लगता। कोई डरने का कोई मतलब ही नहीं है। हम्म। आपने देखा है जैसे कि अक्सर आप बता रहे थे कि छोटी मोटी तो चीज़ें होती रहती हैं बॉर्डर पे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, कुछ गोलियां इधर से चल जाती हैं, कुछ वहाँ से चल जाती हैं। तो आप रहे हो कभी ऐसे सिचुएशन में? हाँ, जब मैं इन्फेंट्री के साथ में था तब जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे हम लोग लाम में, हम्म। तब ये सब चलता रहता था। हम्म। मेरे को याद है एक बार अ, एक एक बहुत बड़ा दरख्त था, बहुत बड़ा पेड़ था। हम्म। उसके नीचे एक चश्मा बोलते हैं जो नेचुरल, जिसमें से पानी आता है, ठीक है। तो पानी आता था। हम्म। पाकिस्तान के गांव वाले उस चश्मे से पानी लेते थे। हम्म। ये सिस्टम चल रहा था बड़े दिन से। किसी ने वो इंडियन लैंड में था। इंडियन लैंड में था, बिल्कुल बैंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। तो चल रहा था काम। एक दिन हमारे लोगों ने बोला, जो कोई नए मेजर साहब आए थे, हम्म। कंपनी कमांडर थे, उन्होंने बोला ये क्या बदतमीजी है, इसको बंद करो। हम्म। उन्हें वो रुकवा दिया। हम्म। उसके रुकवाते ही हम्म। अ, दुश्मनी शुरू हो गई। हम्म। और ये वाली जो पोस्ट थी जिसकी हम्म। मैं बात कर रहा हूँ, ये 71 वॉर के बाद में अपने हम्म। पाकिस्तान से कैप्चर की थी। हम्म। तो उसके बाद में गा- फायरिंग शुरू हो गई हम्म। और फिर चलना फिरना मुश्किल हो गया। हम्म। दिन में आप बिल्कुल मूव नहीं कर सकते थे, और आपको मूव करना है तो अंडर कवर। अंडर कवर मतलब इस तरीके से आप निकलते थे कि उनकी गोली से आप बच पाए। और तो आप लोग अटैक नहीं कर रहे थे इधर से? नहीं, हम भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। ठीक है। पर अटैक का मतलब ये है कि फायरिंग हो रही थी। हम्म। वो फायर कर रहे थे, हम उनके ऊपर फायर कर रहे थे। वो हमारा नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनका कर रहे हैं। हम्म। तो हमारा तो उस टाइम पे कोई नुकसान नहीं हुआ। हम्म। और हाँ, उनके मोर्चे के अंदर हमने 3-4 लोगों को मार हम्म। गिराया। हम्म। कभी ऐसा होता है अगर आपने किसी को फायर किया, आप आर्मी में तो बेशक है, लेकिन दुख होता है उसके बाद अगर कोई मर गया उस साइड का? जब युद्ध होता है तो कोई दुख नहीं होता। हाँ। और बिल्कुल कोई कोई दुख नहीं होता। ठीक। और हाँ, पर नॉर्मल पीस टाइम में, मतलब मैंने पहली बार देखा था एक हमारे ऑफिसर को हम्म। अ, गोली लगी हम्म। और उनकी डेथ हो गई। तो हाँ, अपनी तरफ क्या होता है तो बहुत दुख होता है। हम्म। उनका दुश्मन का मर रहा है तो जब लड़ाई हो रही है फिर कुछ 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 बिल्कुल बुरा नहीं लगता। जब दूसरी साइड का ये जो बॉर्डर पे नॉर्मल झगड़े चलते हैं इसमें भी नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। पर आप जब एकांत में बैठे हैं ना कभी, हम्म। तो कभी कभी आप सोचते हैं कि जैसे मेरे सामने एक मेरे से थोड़े से सीनियर थे, कैप्टन, उनकी गोली लगी। तो उनके पिताजी नहीं थे, उनकी सिर्फ हम्म। माँ थी। माँ, पिताजी नहीं है, हम्म। विडो है, हम्म। एक बहन है। हम्म। तो सिर्फ माँ और बहन रह गए, तो उनका हम्म। परिवार कैसे चलेगा। तो ये सब सोच के दुख होता है। हम्म। और फिर कई बार लगता है कि पाकिस्तान में भी तो कुछ लोग हैं जो जो ये मारे गए हैं, उनके भी पीछे लोग होंगे। हम्म। तो हम्म। कभी यार जब शांत होके जब आप सोचते हो तो बुरा लगता है। हम्म। पर जब आप एक्शन में, तब कोई बुरा लगने की बात नहीं है। हम्म। अच्छा सर, ऐसा कभी हुआ है कि मतलब वैसे आपने कभी किसी को मारा है किसी भी उस साइड पे? हाँ, मारा है आपने खुद हाँ, से? बिल्कुल मारा है। पहली बार जब मारा तब आपको कैसा लगा, जब पहली बार किसी को मार गिराया? बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा। बिल्कुल भी नहीं लगा? एक आदमी शाम को करीब लास्ट लाइट थी है, मतलब जब सूरज ढल रहा है, हम्म। उस टाइम पे पोस्ट की तरफ चला आ रहा है। ठीक है। एक नहीं, दो आदमी थे, हाँ। और वो हमें दिख रहे हैं, खाकी वर्दी में है। हम्म। पाकिस्तान वाले उस टाइम पे खाकी वर्दी पहनते थे। ठीक है। और मैंने फ़ोन पे परमिशन लेने की कोशिश की कि भाई हम्म। सामने से दो लोग आ रहे हैं, इनको ठोकना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि वार्निंग का कोई और सिस्टम नहीं था कि आप हम्म। लाउड स्पीकर पे बोल दें, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। हम्म। तो कोई परमिशन नहीं मिली। हम्म। मैंने फायर कर दिया। हम्म। वो मीडियम मशीन गन थी, हम्म। उस पे थे। तो उसका बर्स्ट मारा, हम्म। तो आदमी
जो चल रहे थे वो नीचे हो गए। अभी उसके हमारे आगे माइनफील्ड था और अंधेरा हो गया था, तो हम रिकवर नहीं कर पाए उन बॉडीज़ को। तो सवेरे जब वहाँ जाके देखा तो देखा वहाँ पे काफ़ी खून वगैरह था, लथपथ था, लेकिन बॉडीज वो ले जा चुके बॉडी थे। ले गए थे। हम्म। तो कोई दर्द नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जैसे पुलिस में तो ऐसा होता है कि भाई इस ऑफिसर ने 8 एनकाउंटर किए हैं, इसने 10 एनकाउंटर किए हैं। तो जनरली आर्मी में एक आदमी कितने बहुत लोगों को मारता होगा और उसका शायद कोई हिसाब भी नहीं होता। एक्चुअली फौज का और पुलिस का सिस्टम बहुत अलग है। मेन मेन डिफरेंसेस क्या-क्या हैं? फौज में फौज में यू वर्क एज अ टीम। हुँ, जब एक ऑफिसर पहली बार बटालियन में जाता है, यूनिट में जाता है, तो उसको कुछ दिन के लिए जवानों के साथ में ही रहना पड़ता है। हुँ, जहाँ जवान रह रहे हैं उसी बैरक में रह रहा है, उनके हुँ, साथ ही खा रहा है। हुँ। तो उसको पता लगे कि जवान की लाइफ, उसकी किस तरह हार्डशिप की कैसी है? है। हुँ, 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 हुँ। उसके बाद में हमारे टाइम में एक कार्डर होता था, जब आप पहला प्रमोशन जो जवान को मिलता है उसके लिए एक ट्रेनिंग चलती थी, उसको ओके, ट्रेनिंग कार्डर बोलते थे। ओके। तो वो आपको अटेंड कराया जाएगा। तो हुँ, आप जो सिपाही हैं यंग, आप उनके साथ में compete कर रहे हैं, हुँ, भागना, दौड़ना, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ, हुँ, जिससे कि आप उनके साथ में एकदम घुल मिल जाएं। हुँ, और उसी बटालियन में फिर आप ऊपर चलते हैं, हुँ, तो इट इज़ लाइक ए वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। हुँ, तो आप देखेंगे कभी भी कोई भी एक्शन हुआ हो कश्मीर में, तो आपने देखा होगा कि 5 मिलिटेंट मारे गए, हुँ, एंड 1 कैप्टन एंड 2 जवान्स हुँ, killed in action, हुँ, 1 major, 3 jawans killed in action. हुँ, So you work like a team. Officer will lead from the front. हुँ। पुलिस में ऐसा नहीं है। ओके। पुलिस में आपने वेरी रेयरली, मतलब मेरे ध्यान में कोई भी नहीं है कि कहीं कोई एक्शन हुआ हो, वहाँ पे इतने सारे लोग सीआरपीएफ के या बीएसएफ के या किसी भी फोर्स के कहीं शहीद हुए और साथ में उनके कुछ ऑफिसर भी शहीद हुए हो। तो सिस्टम ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट। हुँ, दे वो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है हुँ, हुँ, हुँ। कि जो पैरामिलिट्री है, जो पुलिस फोर्सेस हैं, उनका सिस्टम इज स्लाइटली डिफरेंट। अच्छा सर, हम ट्रेनिंग की आप बता रहे थे ट्रेनिंग्स की, तो अगर हम शुरुआती दौर की जो सबसे पहली ट्रेनिंग होती है, तो मैंने सुना है कि कुछ लोग भाग जाते हैं, ट्रेनिंग से ही कुछ लोग छोड़ देते हैं। तो जॉइन तो करते हैं, पूरा कंप्लीट भी करते हैं, वो बन भी जाते हैं फ़ौजी, लेकिन ट्रेनिंग में छोड़ देते हैं। तो ये किस वजह से है? क्या बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है वो? सी लाइफ इन ट्रेनिंग इज वेरी टफ, हुँ, वेरी टफ। लाइफ़ एंड ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग का जो टाइम है ना, बहुत टफ होता है। हुँ, अ, हम लोग जब एनडीए में कैडेट थे, हमारे हाथों में छाले होते थे, हुँ, क्योंकि आप गरम उसमें आप पुशअप्स कर रहे हैं। हुँ, अ, पीठ आपकी छिली होती थी, हुँ, क्योंकि आप कुछ फिजिकल ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि पीठ पीठ में खरोंच लग सकती है। हुँ, 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 आप ठीक तरह नहीं कर रहे तो ज़्यादा खरोंच लगेगी। पर आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो उसके लिए, आप स्नान कर रहे हो, थोड़ी जलन हो रही है और आगे बढ़ रहे हो, ताकि और बॉडी लगातार भी। वही काम चल रहा है। तो आई फील उससे आप मेंटली यू बिकम वेरी टफ। योर एबिलिटी टू टेक दिस फिजिकल पेन एंड स्ट्रेन ऑल्सो improves. हुँ, And then there are some people who are not able to take on this. हुँ, एनडीए में मेरे को अभी तक याद है 40 मिनट पीटी होगी, हुँ, उसके बाद में 20 मिनट का गैप मिलेगा आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने का, कपड़े बदली करने का। ओके। पीटी के बाद में फिर आप ड्रिल करेंगे हुँ, 40 मिनट। वो जो ड्रिल है, वो भी वो जितना टफ पीटी है उतना ही टफ वो भी है। ड्रिल मतलब प्रैक्टिस। मार्चिंग, हुँ, सैल्यूटिंग, हुँ, पर वो उतना ही टफ है हुँ, जितना पीटी है। हुँ, उसमें भी बहुत पसीना निकलता है, आप हुँ, थक हुँ, जाते हुँ, हैं। हुँ, 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 फिर आपको 20 मिनट मिलेंगे, हुँ, चेंज करके आप स्विमिंग पूल पहुंचेंगे, फिर आप हुँ, 40 मिनट आपकी स्विमिंग है। हुँ, तो स्विमिंग वो मूवीज वाली नहीं है कि आप
थोड़ा एक लेंथ कर लिया, फिर साइड में जाके लेट गए। वहाँ आप 10 मीटर से 7 मीटर से डाइव करेंगे, फिर 50 मीटर स्विम करेंगे, फिर थोड़ी देर फिर दूसरा 50 मीटर, तो आपको एकदम थका के रखेंगे। तो लाइफ इज टफ। तो सबसे मुश्किल पार्ट कौन सा होता है? सबसे मुश्किल एक्टिविटी कौन सी होती है आर्मी ट्रेनिंग में? कोई एक एक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, फिजिकली भी और मेंटली भी? वहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम पे, ऑफिसर की ट्रेनिंग के टाइम पे कोई कैंप्स होते हैं। हम्म कैंप होते हैं 5 दिन के, 6 दिन के, डिपेंडिंग ऑन किस लेवल का है। हम्म तो एनडीए में 3 कैंप होते हैं, हम्म नेशनल डिफेंस अकेडमी में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में भी 3-4 कैंप होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसमें एट एंड ऑफ इट, तो एक तो आप बिविक्स में रहते हैं। बिविक मतलब आप छोटी जगह? समझें करीब 3 फुट बाई 6 फुट की एक शीट, जितना एक इंसान होता है जनरली। जितनी आदमी की लंबाई है उतना लंबी शीट। ठीक है। तो एक बिविक के अंदर 4 आदमी रहते हैं। एक शीट के अंदर 4 आदमी? एक आदमी एक शीट कैरी करता है। ठीक है। तो हम 4 आदमी हैं, हाँ, हमारे 4 पास शीट। 4 शीट हो गई। हाँ, हाँ। तो एक शीट नीचे, हम्म, एक शीट ऊपर, और 2 शीट लेफ्ट राइट लगा दी। ठीक, ठीक है। उसके अंदर आप रह रहे हैं, लेकिन उसमें यू 4 आर लोग कैंपिंग। आएंगे कैसे उसमें 4 लोग? अब बस ऐसे ही आएंगे। एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे इसमें तो। उतने में ही आप 4 लोग रहते रह हैं। रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि यू आर सेल्फ कंटेंट, आपके साथ में कोई टेंट और ये सब नहीं चल रहा है। जब आप इंडिपेंडेंटली जब आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आप बिविक में रहते हैं। अभी टाइम बदल गया है, तो अभी छोटे वाले टेंट वो सब होते होंगे। तो लिविंग कंडीशंस आर वेरी टफ। लिविंग इन अ बिविक इज नॉट इजी, मतलब बहुत छोटी सी जगह है। एक इतनी जगह में जिसकी चौड़ाई लगभग 3 फीट है, और लंबाई 6 फीट है, हाँ, इतना ही होता है वो। तो इसमें 4 लोग आते कैसे हैं रहने? वो आप वहाँ सोने के लिए नहीं गए ना। एक आदमी गार्ड ड्यूटी कर रहा है, अच्छा। दूसरा आदमी कहीं ट्रेंच खोद रहा है, हम्म हम्म, हम्म, 2 आदमी रेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें भी 2 लोग नहीं कर सकते 3 फीट में? इतने में ही करना है। ओके, हाँ, ठीक। तो सर अभी आप बता रहे थे 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, वहाँ पे कुछ ऑपरेशन पराक्रम की प्लानिंग थी। तो एग्जैक्टली पूरा चीज़ क्या थी वो पूरी? तो देखिए 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, हम्म उसके बाद में पहला टाइम था 2001 में हम्म जब पूरी इंडियन आर्मी मोबिलाइज हुई थी। मोबिलाइज मतलब? मोबिलाइज मतलब पूरी की पूरी इंडियन आर्मी डिप्लॉय हो गई थी बॉर्डर पे। ठीक है। 1971 के बाद में किसी ऑपरेशन के लिए कभी मोबिलाइज नहीं हुए। हम्म छोटी छोटी कुछ कुछ जगह पे युद्ध हुआ है, जैसे 99 में कारगिल में हुआ। इट वाज स्पेसिफिक टू अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लोकेशन। द कंट्री। हम्म और 85 और वाज इट 86, आई थिंक 86 87 में श्रीलंका में इंडियन आर्मी लड़ाई के लिए गई थी। ठीक है। ऑपरेशन पवन उसको बोलते थे। पर जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो लगा कि देश की बहुत बेइज्जती हुई है, और ये क्या मजाल है कि कोई देश के लोग आए, मिलिटेंट आए, और आकर पार्लियामेंट पे अटैक कर जाएं इन हार्ट ऑफ द कंट्री, इन हार्ट ऑफ द सिटी। तो एज ए रिटेलिएटरी मेजर इंडियन आर्मी वाज मोबिलाइज एंड वी सेड वी आर गोइंग फॉर वॉर। ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग मोबिलाइज हुए ग्वालियर से, और वी वर इन एरिया ऑफ पोखरन, जैसलमेर, दैट एरिया। ओके। So yeah, so that is the time we actually thought we were going for war. लेकिन वॉर कभी हुआ ही नहीं। वो वॉर हुआ नहीं, वो फिर पॉलिटिकल कारण है, पॉलिटिकल रीजंस जिनका मेरे को आइडिया नहीं है। पर हाँ, वी वर फुली प्रिपेयर्ड, एंड अगर जिस फॉर्मेशन का मैं हिस्सा था, अगर हमें मौका दिया जाता तो हम लोग
बहुत सारा एरिया कैप्चर कर सकते थे, जो हमारा जो डिवीज़न था। राजस्थान से आगे का जो पाकिस्तान वाला एरिया है। हाँ, हाँ, बिल्कुल कर लेते, क्योंकि हम लोग वहाँ पर 5-6 महीने पहले से वहीं पर थे हम, उसी एरिया में। हम्म। वो हमारा ऑपरेशनल एरिया था। तो जब बॉर्डर पे ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि कौन सी आर्मी वहाँ पे पहले से डिप्लॉयड है? एक होल्डिंग फोर्स होती है, ठीक है। आई वुड नॉट से होल्डिंग फोर्स, हम्म। होल्डिंग फॉर्मेशन या होल्डिंग फोर्स ही आप समझ हम्म। लीजिए। तो कुछ लोग हैं जो बॉर्डर पे ऑलरेडी डिप्लॉयड है, ठीक है। उनका काम है कि कोई भी आदमी दूसरे देश का हमारे देश में नहीं घुसे। ठीक है। कुछ और फॉर्मेशंस हैं जिनका काम है कि दुश्मन के टेरिटरी में अंदर जाके और एरिया कब्जा। कैप्चर करना, ओके। या उसके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। हम्म। तो कुछ होल्डिंग फॉर्मेशंस हैं और कुछ स्ट्राइक फॉर्मेशंस हैं। हम्म। तो हम लोग एक स्ट्राइक फॉर्मेशन का हिस्सा थे, स्ट्राइक फॉर्मेशन मतलब जिनको कैप्चर करना होता है। जिनको दुश्मन की टेरिटरी में जाके एरिया कैप्चर करना है, वो ठीक है। स्ट्राइक फॉर्मेशन है। हम उसका हिस्सा थे। वहाँ पे दूसरी आर्मी नहीं होती है अक्सर? हाँ, होगी, उनकी भी आर्मी होगी। तो फिर वो जो युद्ध है वो एक चेस के गेम की तरह है, कि कौन बेटर जहाँ आप खेल। देखते हो कि जो दुश्मन है वो वीक है, तो हम वहीं पे अटैक करेंगे। वहाँ पे वील ट्राई टू पंच अ होल, हम्म। एंड सेम फॉर द एनिमी ऑल्सो। ओके। फिर डिसेप्शन चलता रहता है। वो लोग होंगे वहाँ पे 10, दुश्मन दिखाएगा 1000। तो ये सब चलता रहता है। अच्छा, ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि हाँ, हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी ऐसी चीज़ें। मतलब मेंटली सामने वाले को कमज़ोर करने के लिए कि हम बहुत पावरफुल हैं अभी। हाँ, नकली टैंक बनाए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, नकली जहाज बना के दिखाए गए थे, जिससे कि ऊपर से अगर कोई फ़ोटो ले तो उसको लगे कि यहाँ तो बहुत सारे टैंक खड़े हैं, पर थे वो सब नकली डमी। हम्म। तो उस तरीके की चीज़ें करते हैं। हेडक्वार्टर्स क्रिएट कर देंगे, फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देंगे, तो लगेगा अरे यहाँ भी 1000 आदमी थे, वहाँ भी 1000 आदमी है, जबकि हैं सिर्फ 1000 ही, 2000 नहीं है। और जैसे ये कन्वर्सेशन एंड करने से पहले मेरा जस्ट लास्ट क्वेश्चन है कि जब आपके पास या तो वॉर के ऑर्डर्स आते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है जो आपने ऑपरेशन पराक्रम का बताया कि आपको लड़ने जाना है, तो उस टाइम पे एक फौजी का माइंडसेट किस तरह का होता है? क्या क्या ख्याल आते हैं उस टाइम पे? देखिए, जब पराक्रम का जब ऑर्डर आया था, हम्म। तो अ, मैं बटालियन कमांडर था। तो मेरी बटालियन पूरी फॉर्मेशन जिसका मैं हिस्सा था, हम सारे के सारे ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए राजस्थान में थे, ठीक। पोखरन वाले एरिया में। हम्म। तो जब हमें हमें जो हमारे जो जनरल थे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, उन्हें एक्सरसाइज को बंद कराया रात को, और हम लोगों को बताया, सारे कमांडिंग ऑफिसर्स को और जो ब्रिगेड कमांडर्स थे उनको सबको बुलाया, और उनको बताया कि ऑपरेशन पराक्रम शुरू हो गया है और आप लोग अभी युद्ध की तैयारी करें। तो बहुत सारे विचार मेरे दिमाग में आए कि दिमाग आपका एक वो कंप्यूटर है ना, उसकी तरह है वो। फिर बहुत सारी दिशाओं में सोचने लगता है कि मेरे कितने जवान कहाँ पर हैं, मेरे को क्या क्या काम करना है, कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी उसके बाद में मैंने किस किस को क्या आदेश देना है। और फिर उसके बाद में ये भी आता है कि ये युद्ध होगा, तो यहाँ से मतलब बचने का, फॉर अ पर्सन टू कम अलाइव ऑफ ए बैटल, आई वुड से इज बोनस, इट्स अ मिरेकल। जब आप युद्ध में गए और आप बच के आ गए तो वो मिरेकल है, क्योंकि यू शुड हैव डाइड। मरने के चांसेस है ना, हाँ गोली बिल्कुल, यहाँ भी है, वहाँ भी कोई है, बॉम्ब यहाँ कंफर्मेशन नहीं गिर रहा है। है, वहाँ गिर रहा है। तो फिर मेरे को ध्यान आया कि मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनका क्या होगा, ये सब आया मेरे दिमाग में। बट देन दैट्स रियल लाइफ। मैंने जाके फिर अपनी वाइफ को ये नहीं बताया कि युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, ये आप बता भी नहीं सकते।
अच्छा, हाँ, ये आप नहीं सिक्योरिटी बता रीजंस की सकते। वजह से। हाँ, हुँ, पर हाँ, पर ये भी बताना ज़रूरी है कि भाई जितने भी लोग हैं पीछे से उनको आगे भेज दो। अगले दिन फिर अखबार में ही आ गया कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ और आर्मी ऑपरेशन पराक्रम शुरू कर दिया है, अब ये करेंगे, पाकिस्तान पे हमला करेंगे। हुँ, फिर मैंने अपने परिवार वालों को बताया कि हुँ, कोई डरने की बात नहीं है। हुँ, बाकी जो जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, जवान हैं, मैंने कहा आप उनकी बीवियों का, उनकी फैमिलीज़ का आप ध्यान रखो, हुँ, क्योंकि वो बहुत डर रहे होंगे कि उनके जो हस्बैंड है, अगर वो उनकी डेथ हो गई, अगर वो बैड किल्ड इन एक्शन हो गए तो उनका क्या होगा। तो हुँ, मैंने कहा उनको आप बताइए, उनको उनके साथ में रहो। हुँ, तो एक जो फौजी अफसर है, जो जो जैसे मैं बटालियन कमांडर हूँ, मेरी वाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हुँ, क्योंकि जितने जो जूनियर जो लॉट है उनको सबको इकट्ठा रखना, हुँ, उनको सबको संभाल के रखना, उनको जिससे वो घबराए नहीं, डरे नहीं हुँ, कि हमारा क्या होगा। हुँ, उनको हुँ, ये यकीन दिलाने के लिए कि हम हैं आपके साथ, हुँ, हम सब इकट्ठे रहेंगे। हुँ, तो इसलिए आप देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में भी फौजी एक दूसरे से बहुत जुड़े होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अपनी रेजिमेंट, अपनी कोर, उसके साथ में आपका कनेक्शन आजीवन है। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ और देखी है कि आर्मी में पार्टीज़ का एक अच्छा खासा कल्चर है, मतलब आर्मी की पार्टीज़ बोलते हैं बहुत अच्छी पार्टीज़ होते हैं। हम्म। आपको भी लगता होगा ऐसा? तो लेकिन मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो पहले शराब नहीं पीते थे, लेकिन आर्मी जॉइन करने के बाद उन्होंने कभी-कभी ओकेजनली ड्रिंक करना शुरू कर दिया है। तो इसका क्या रीज़न होता है कि या तो बहुत अच्छी क्वालिटी की शराब वहाँ पे मिलती है या फिर बहुत सस्ते में मिलती है? क्या रीज़न हो सकता है? देखो ये ना कुछ मिथ है। हाँ। जो सिविल सोसाइटी है हुँ, उसका इंटरेक्शन आर्मी से सिर्फ होता है जब आर्मी पीस स्टेशन में है। हुँ, तो जो बटालियन ग्लेशियर में है, हुँ, जो बटालियन कश्मीर में है, हुँ, जो बटालियन नौशेरा राजौरी पुंछ में डिप्लॉयड है, हुँ, उसको तो जो नॉर्मल सिविलियन देशवासी है वो नहीं देख रहा ना। बिल्कुल। उसको नहीं पता कि वो कैसे एक्शन में जा रहा है, कैसे बुलेट प्रूफ जैकेट और सर पे बुलेट प्रूफ हेलमेट हमेशा। और एमनीशन लोडेड वो कैसे जाता है, हुँ, हुँ, वो नहीं हुँ, दिख रहा है। हुँ, ये अनफॉर्चुनेट है। और जब वो पीस स्टेशन में आता है, हुँ, क्योंकि वो 2 साल उसने वो किया है, पीस स्टेशन में आने का मतलब है वो आराम करेगा। हुँ, ट्रेनिंग विल कंटिन्यू, बट मेंटली ही शुड बी एट ही शुड बी रिलैक्स्ड। हुँ, उसके साथ में उसकी बीवी बच्चे सब होंगे, हुँ, दोस्तों के साथ में घुले मिले अपना थोड़ा आनंद ले। हुँ। तो पीस स्टेशन की जो पार्टीज है, हाँ वहाँ पे दारू बिल्कुल, जैसे विस्की पिएगा, बियर पिएगा, सिर्फ़ सब कुछ शराब नहीं, पिएगा। मतलब माहौल किस तरह का होता है आर्मी वालों की जो पार्टीज़ होती हैं उनका? मुझे ऐसा बहुत लोगों ने बोला कि बहुत अच्छी पार्टीज़ होती हैं। माहौल बहुत इनफॉर्मल होता है, हुँ, बहुत इनफॉर्मल होता है। अगर मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ, दिन के टाइम पे मैं अपने ऑफिसर की खूब डांट मारूं। हुँ, उसके मतलब इफ एट वर्क इट इज डिफरेंट हुँ, एंड इवनिंग इज डिफरेंट। इवनिंग वी ऑल आर फ्रेंड्स, हम हुँ, सब दोस्त हैं। हुँ, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर एक लेफ्टिनेंट की वाइफ हुँ, अगर मैस में एंटर करती है हुँ, और मैं कर्नल हूं, तो हुँ, मैं भी खड़ा होऊंगा। हुँ। जो लेडीज़ हैं, जो ऑफिसर्स की वाइफ हैं, उनको भी बहुत उतनी अच्छा, ही बहुत रिस्पेक्ट दी ऊंचा जाती है। ओहदा है उनका हुँ, हमारी लाइफ में। तो चाहे मैं जनरल हूँ, हुँ, और अगर एक लेफ्टिनेंट की, कैप्टन की वाइफ एंटर करेगी तो मैं खड़ा होऊंगा। आई अच्छा। वुड गेट अप एंड ग्रीट हर, आई वुड विश हर। हुँ, हुँ, शी हुँ, विल नॉट, शी डोंट हैव टू विश मी, हुँ, 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 आई विल विश हर, आई विल से गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू। हुँ। तो यानी कि जो जूनियर्स हैं उनकी भी वाइफ़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है आर्मी में। हाँ, तो ये बाकी लोगों को नहीं पता है। लोगों को सिर्फ ये पता है कि क्योंकि आर्मी में दारू कुछ सोचते हैं सस्ती मिलती है, कुछ लोग सोचते हैं मुफ्त की मिलती है, कुछ लोग फिर वो मूवीज़ देखते हैं ना। मूवीज़ में हुँ, दिखाते हैं कि गाना चल रहा है, रिदम में सब स्विंग कर रहे हैं। हुँ, हुँ, नहीं हुँ। होता है ऐसा सब, दैट ऐसे इज़ ये ऑल, वो सब मूवीज़ के लिए है। जो आपने बताया कि आर्मी में ऑफिसर्स की वाइफ़ की, जूनियर्स की वाइफ़ की भी सीनियर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं।
तो उसका रीज़न ऐसा भी है कि उन्हों उन जो उनकी वाइफ्स हैं या उनकी फैमिली है, उन्होंने एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। तो इतना टाइम फैमिली से दूर रहना, फिर ऐसे रिस्क भरे सिचुएशंस में खुद को उतना मजबूत मेंटली बना के रखना, और वो जो मेंटल प्रेशर है वो अपने हस्बैंड्स तक ना पहुंचने देना, एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और दूसरा, जो एक नई ब्राइड बटालियन हमारे ऑफिसर के शादी करके हमारी बटालियन में आई, हम्म उसको पता लगे, अगर उसकी इज्जत होगी तो उसको पता होगा कि मेरे पति की भी इज्जत होगी। चाहे ऑफिस में काम के टाइम पे गलती करने पर, डांट लगती हो। जैसे कमांडिंग ऑफिसर एक परिवार है, उसमें सबसे बड़ा भाई है या बाप है, आप समझ लीजिए, बड़ा भाई है, हम्म तो छोटे वालों के कान मरोड़ेगा। हम्म तो तो मतलब गलती होगी तो उसको सुधारने के लिए सब कुछ करेगा, पर इसका मतलब नहीं है कि वो छोटा भाई नाराज हो जाएगा। हम्म जब शाम को दोपहर को हम कभी मैस में मिलेंगे या मैं खेल के मैदान में मिलेंगे, फिर बराबर हैं, दोस्त हैं। मतलब आर्मी में ऐसा होता है कि जो सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट तो करते ही हैं जूनियर, लेकिन उस अगर कोई उनको डांटता भी है तो उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से लेते हैं, हाँ, खुशी से उसको भी बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर आप उस चीज को दिल में रख के बैठ गए तो सेना में आप यू विल नॉट बी एबल टू सरवाइव, हम्म बिकॉज बट यू नो एज ए से हम्म जो सीनियर है, हम्म ही शुड नेवर फॉरगेट हम्म दैट ही कैन डू नथिंग विदाउट द जूनियर्स। हम्म एक कमांडिंग ऑफिसर या एक जनरल क्या है सिर्फ बिना कमांड। उसके नीचे के बेस के? हम्म तो ये क्योंकि कभी नहीं भूलना चाहिए एक सीनियर को कि भाई जूनियर है, वो उसकी वजह से ही सारा काम चल रहा है। हम्म और एक जूनियर को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सीनियर है वो डायरेक्शन दे रहा है, वो। हम्म तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, इट इज म्यूचुअल। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आर्मी में बहुत ज़्यादा लोग फ्रेंडली तो हैं, आपस में मन से बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन एक फॉर्मल वे में काम करते हैं जो वेरी कि राइट, प्रोटोकॉल है। वेरी राइट, वेरी राइट, ओके। वेरी राइट। मतलब a junior understands हम्म that I'm junior, हम्म but he knows he'll be well taken care of। हम्म इज्जत है उसकी पूरी, ओके। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब रैंक स्ट्रक्चर है, सब कुछ है, एवरीबडी नोज हाउ टू वर्क, हाउ टू ऑपरेट। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर हम सभी का, मान लो हम 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, आप एक बटालियन में जितने भी, मुझे एक्साइज नंबर नहीं पता है, अंदाजन 1000 लोग होते होंगे एक बटालियन में, नहीं? अलग अलग रेजिमेंट ठीक है, है, ओके। तो आप समझ लीजिए करीब 550 600 से हाँ, लेके तो 800 तक। ऐसा बोलते हैं जब सबका एम ही एक हो, सबका गोल ही एक हो, तो मन में सबके लिए एक ऐसी अच्छी फीलिंग या फिर कनेक्शन की फीलिंग अपने आप आ जाती है। बिल्कुल। अब जैसा हम स्कूल कॉलेजेस में भी देखते हैं, अगर 2 लोगों को जिनकी कभी बात नहीं है, उनको एक प्रोजेक्ट पे आप छोड़ दो कि आप दोनों को मिलके प्रोजेक्ट करना है, तो उनका भी कनेक्शन कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। ये ह्यूमन नेचर है इस तरह का। और आर्मी में क्या है कि सभी का गोल एक ही है कि बिल्कुल। हमें अपने बॉर्डर्स को सिक्योर रखना है या फिर हमें दूसरी टेरिटरीज को कैप्चर करना है। वो डिपेंड करता है जो भी चीज़ें हैं। तो इस वजह से एक बॉन्ड बन चुका है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि ऐसी सिचुएशंस में जहाँ इंसान शायद बहुत बार, अगर सिविलियंस की बात करें, हम जैसे लोग हैं, हम मेंटली आर्मी जितने मजबूत नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम शायद अपने फैमिली को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक फ़ौजी अपने सीनियर्स की, अपने जूनियर्स को बचाते हुए उस चीज़ को आगे लेकर जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं आपको एक और आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरी रेजिमेंट के 2 लोग एक ही दिन रिटायर हुए, एक ही गांव के थे, जिला धौलपुर, उसके पास में एक गांव। ओके। उनमें से एक आदमी रिटायरमेंट के कुछ दिन के बाद में उसकी पत्नी की डेथ हो गई। ओके। उसकी 3 लड़की और 1 लड़का। पत्नी के बाद में 2-3 साल के बाद में इस इंसान की भी मृत्यु हो गई। तो एक तो लड़की और एक अब लड़का उसकी बचे। 3 बेटियां और 1 बेटा बच गए। जो दूसरा फौजी जो हमारी कोर का था, हमारी रेजिमेंट का था, उसने उनकी पूरी देखभाल की। किसी कारणवश उनको, उस परिवार को पेंशन नहीं मिली,
क्योंकि जब एक आदमी की डेथ हो जाती है तो उसकी पेंशन उसकी वाइफ बीवी को या मिलती बीवी है। नहीं है तो उसके बच्चों को मिलेगी। बच्चे छोटे थे, वो नहीं मिली। 15 साल का शायद समय निकल गया। उन्हें बेचारों ने सब जगह कोशिश की, पर आप देखिए तब कम्युनिकेशन बहुत पुअर था, रीच नहीं होती, पता नहीं होता कि कहाँ जाके किसको बोल रहे हैं। तो ये वाला जो मैं आपको हादसा बता रहा हूँ, जब मेरे को एक दिन पता लगा तब 15 साल हो गए थे। तो मैंने, कोविड का टाइम था, मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड था, बंद था। तो मैंने अपनी आगरा वाली एक टुकड़ी थी, एक कंपनी थी, उसको मैंने बोला आप तुरंत जाएं, खाने पीने का सामान ले जाएं, कपड़े लत्ते ले जाएं, बर्तन लेके जाएं और इस परिवार को ढूंढें और उनको ये सब कुछ दें, establish contact with them and tell them that we are there with them, we were not aware, हमें अभी तक पता नहीं था कि ऐसा कोई ऐसी कोई बात हो प्रॉब्लम है। रखी है किसी परिवार के साथ। तुरंत उनको कांटेक्ट किया और आप विश्वास नहीं करें, उसके करीब 15-20 दिन के बाद में मैं उस परिवार को मिलने के लिए गया। तो दिल्ली से मैं और मेरी पत्नी दोनों गए और वहाँ पे और बहुत सारे पुराने रिटायर्ड फौजी थे, उनमें कुछ ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट थे। तो जो सबसे जो बुजुर्ग और जो सीनियर मोस्ट थे, उनने मेरे को बताया कि साहब आपने, अगर आप तुरंत एक्शन नहीं लेते तो उनकी जो लड़की थी वो बिक जाती उसी दिन। उस परिवार की जो सबसे बड़ी बेटी थी, उसकी शादी जिस इंसान से हुई वो ट्रक ड्राइवर है। दूसरी बेटी थी, उसकी डेथ हो गई। तीसरी बेटी है जो बताया कि वो बिक गई होती, और छोटा बच्चा था, उसकी उम्र होगी शायद 15 साल 14 साल होगी, और उसके जो कनपटी है उस पे बाल उसके पूरे सफ़ेद थे, बिल्कुल अंडर नरिश था। 10 दिन के अंदर उनकी पेंशन शुरू हुई, उनका कैंटीन का कार्ड मिला। जो लड़की थी वो ग्रेजुएशन कर रही थी, उसको उसके साथ साथ उसको नौकरी दिलाई गई आगरा में। जो बच्चा था लड़का, उसको एक हॉस्टल हमारा चलता है ऐसे बच्चों के लिए जिसको माँ बाप नहीं देख पाते, उसको वहाँ बेंगलोर में भेजा गया, जिससे कि उसकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल फ्री, कपड़े, खाना पीना, स्कूल की पुस्तकें, फीस, सब कुछ हम देखभाल करेंगे। और ये सब जो गवर्नमेंट आर्मी के लिए बजट देती है उसमें से ही होता है? नहीं, ये बजट अलग से होता है? ये बजट हमारा प्राइवेट बजट है, हम सब पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा। रेजिमेंटल फंड है जिसमें आपकी तनख्वाह जो है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली सब लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। हर कोई करता है इसमें? हर एक कोई करता है। सिपाही की तनख्वाह कम है तो वो कम पैसे देगा, अगर मैं जनरल हूँ, मेरी तनख्वाह ज़्यादा है तो मैं सबसे ज़्यादा पैसे दूंगा। तो रैंक के हिसाब से, रैंक है उसके हिसाब से आपकी सैलरी है, उसी के हिसाब से आपकी रेजिमेंटल कटिंग ये बोलते हैं। आर्मी का ही है, ये जो भी चीज चलती है इसमें गवर्नमेंट का हमने पैसा कंट्रीब्यूट किया, मैंने 40 साल पैसा कंट्रीब्यूट किया। अब हर एक आदमी जो जितने साल नौकरी करता है वो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उससे कोई कॉपस बना हुआ है, उस कॉपस से ये अच्छे वाले काम किए जाते हैं। तो इसी पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं एफडी में डाल देते हैं, कुछ करते हैं, तो जिससे कि आपका पैसा ग्रो होता रहे और ऐसे कामों में वो काम आए। अच्छा, ये भी करती है आर्मी, उसी पैसे को यूज भी करते हैं हम लोग। हाँ। अब जैसे जो मैंने आपको बताया, सेम जैसे LIC करती है, फंड्स को लेकर उनको इन्वेस्ट करके और फिर वापस से रिटर्न देना। नहीं, वो तो हमारा एक आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस है, वो एक अलग पैसा कटता है। मतलब ये जो कॉपस बना है, ये तो हम लोगों ने अपना रेजिमेंटल फंड बना रखा है। ठीक है, इस रेजिमेंटल फंड को आप इन्वेस्ट करते हैं, ये ग्रो होता है और इसको वापस से डोनेशंस या फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और जो हमारी कैंटीन्स हैं, CSD कैंटीन है, उनसे कुछ प्रॉफिट आता है। जो कैंटीन है, कैंटीन भी भारत सरकार नहीं चलाती है? कैंटीन भारत सरकार चलाती है, पर उसे जो नहीं, जो डिपार्टमेंट है वो, ये जो आर्मी है यही उसको ऑपरेट करते हैं, ऐसा? हाँ। और जो प्रॉफिट्स बनते हैं वो भी यूज होते हैं ऐसी ही चीजों में? हाँ, वो भी किए जा सकते हैं। एक सर्टेन परसेंट उसका परसेंटेज है कि आप इतना यहाँ यूज कर सकते हैं, इतना वहाँ यूज करते हैं, एक सिस्टम। मुझे तो लगता था कैंटीन से प्रॉफिट नहीं बनता होगा, क्योंकि बहुत अच्छी कॉस्टिंग पे बहुत सामान मिनिमल नहीं बनता है प्रॉफिट, बहुत कम, बहुत कम। तो कैसा मैं आई रियलाइज यार, तो बहुत सारी कहानियां हैं।